नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जहां पे आज एक बड़ी चौंकाने वाली खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वो खबर आई है रिजर्व बैंक की ओर से। क्रेडिट पॉलिसी थी और बाजार को ऐसा लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट की एक और रेपो हाइक होगी, लेकिन सब पूरे बाजार को सरप्राइज करते हुए कोई हाइक नहीं की गई, यानी स्टेटस को रखा गया। ये एक बहुत हैरान करने वाला फैसला था। बहुत कम लोग इसको समझ पाए और बाजार तो बड़ा हैरान हुआ कि अचानक से ये टर्न क्यों लिया गया। तो अपनी स्पीच में उन्होंने कई चीज़ों को क्लियर भी किया कि ये पॉलिसी इस बार के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं या मुलतवी कर रहे हैं या आगे के लिए टाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपना रुख बदल दिया है। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल मूव था, क्योंकि पूरे बाजार को ऐसा लग रहा था कि रेट हाइक होगी, क्योंकि अमेरिका में फेड ने बढ़ा रखा है, महंगाई का चैलेंज बना हुआ है, वो स्वयं मान रहे हैं कि महंगाई अभी कंट्रोल में नहीं है। फिर भी उन्होंने एक पॉज लिया। तो इस पॉज का मतलब क्या है, बाजार इसको कैसे रिसीव करेगा, आगे का रुख क्या होगा, क्या अगली पॉलिसी में कोई और बदलाव होगा या इसको कंटिन्यू करेंगे। और तमाम जो सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट के हों या होटल के हों, टूर एंड ट्रैवल के हों या SMEs के हों, वो लोग इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, इसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सब के टॉप ऑफ द माइंड में यही है इस हफ्ते कि क्रेडिट पॉलिसी में रेट हाइक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और उसका मतलब क्या है। तो आज हमारे ऑन द शो में जिसमें हम चर्चा करने वाले, उसमें बहुत ही सिंपल है कि पहला तो इशू ये है कि जो बोल्ड फैसला RBI गवर्नर साहब ने लिया है, इस फैसले का मतलब क्या है। दूसरा कि हमारे जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं, उन पे भी हम जरूर चर्चा करें, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट पैराडाइम पे चलते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा है कि बाजार क्यों हैरान है। इस पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए था, बाजार में एक ज़बरदस्त तेज़ी बननी चाहिए थी, लेकिन वो तेज़ी गायब थी। क्यों गायब थी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। DK जोशी सर हमारे साथ हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और पूरा अंदर की खबर इनसे समझेंगे क्यों हुआ ऐसा, RBI ने ऐसा क्यों फैसला लिया। इसके साथ ही निरंजन हिरनदानी जी हमारे साथ हैं, हिरनदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, रियल एस्टेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो उनसे समझेंगे कि इस रेट हाइक न होने का क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब हैं और ये फाउंडर है पाइपर सेरिका के। मार्केट को समझेंगे क्योंकि क्यों खुश नहीं हुए अग्रवाल साहब, ये जानने की कोशिश करेंगे। और RK बख्शी जी हमारे साथ हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिहाज से इस फैसले का क्या मतलब है, ये बख्शी साहब से समझा जाएगा। लेकिन जोशी जी आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो पूरा फैसला था उसको RBI गवर्नर साहब ने अपनी बातों में कैसे रखा, ये सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि उनके शब्द एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे। पहले वो उसको सुनते हैं और फिर उसी से हमारा सवाल बनेगा, जिसका जवाब जोशी जी से लेंगे हम। The MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far while closely monitoring and evolving the inflation outlook. The MPC will not hesitate to take further action as may be required in its future meetings. Our job is not yet finished and the war against inflation has to continue until we see a durable decline in inflation closer to the target. तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बार तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे हमको लगा तो हेजिटेट नहीं करेंगे, यानी रुख में बदलाव नहीं है। जोशी जी क्या मतलब है इसका कि इस बार नहीं काटा और उन्होंने बोला कि ये पॉलिसी सिर्फ इस बार के लिए? देखिए, एक तो ये उन्होंने जब रेट में कोई तब्दीली नहीं की, पर साथ साथ उन्होंने एक जो स्टांस होता है ना, वो भी बड़ा जरूरी होता है। स्टांस में उन्होंने कहा है कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे चल के वे रेट हाइक भी हो सकता है, और उनके पास अभी भी लिक्विडिटी का टूल है। आई मीन लिक्विडिटी टाइट करके भी रेट ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा सा हम के अब देखना चाहते हैं कि ये जो हमने रेट हाइक कितने पिछले साल किया है उसका कितना असर ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे पड़ता है। अगर हमें इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम दोबारा हेजिटेट नहीं करेंगे रेट बढ़ाने में। तो इसको आप अगर इसका साफ साफ मतलब यह है कि एक तरह से अभी उन्होंने हॉकिशनेस जो है अपनी टोन में महंगाई की तरफ, उसको अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अभी हम थोड़ा सा इस अनिश्चितता की स्थिति में हम थोड़ा सा पॉज लेके देखना चाहते हैं कि इसका क्या असर होगा और कैसे
हर हफ्ते सिचुएशन बदल रही है। देखिए आज से 1-2 महीने पहले किसको पता था कि एसवीबी क्राइसिस होगा, यूएस में बैंकिंग स्ट्रेस बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा आज और जून के बीच में, जून की पॉलिसी के बीच में अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है जो अनफेवरेबल है, तो फिर वो आप फिर रेट हाइक एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जोशी सर, इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो आप भी मानते होंगे कि लैग से इम्पैक्ट करते हैं। जी 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में उनका इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन पॉलिसी हमारी हर 2 महीने बाद आती है, लगभग 58 दिन के बाद फिर पॉलिसी आ जाती है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस पॉलिसी में, अगली पॉलिसी में मैं फिर डिसाइड करूंगा और मेरा रुख कोई नहीं बदला है, तो 50, 52, 55 दिनों में क्या बदल जाएगा? नहीं देखिए, अब जैसा मैं कह रहा था कि इतनी अनिश्चितता की स्थिति है। आप अगले 40-50 दिनों में हो सकता है कि यूएस की पॉलिसी में कोई मटेरियल चेंज आपको दिखाई दे, ग्लोबल स्लोडाउन दिखाई दे, तो कई चीजें हो सकती हैं, मतलब जिनको वो अभी पेन डाउन करना मुश्किल है। तो एक तो उस तरह से, और यूएस में बैंकिंग स्ट्रेस अवश्य है, और उसका कितना वो फैलता है ये अभी हमें मालूम नहीं है। अभी तक तो उन्होंने उसको काबू में रखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क बिल्कुल बना हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इस स्थिति में उन्होंने उसको नजरअंदाज ना करते हुए उन्होंने एक थोड़ा सा रुख में थोड़ा सा बदलाव अपना किया है। और थोड़ा स्पीड को मैं कहूंगा कि अभी रेट हाइक्स का साइकिल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ पॉज है। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि महंगाई की दर नहीं बढ़ेगी, तो फिर हम जो रेट्स हैं वो उनको वहां का वहां देखेंगे जहां पे अभी है। पर जो आपने पहले बात कही वो बड़ी जरूरी है। देखिए, जो रेट बढ़ाता है आरबीआई, तो उसका लैग्ड इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो स्टैगर्ड रेट हाइक्स हुए हैं उनका इम्पैक्ट भी स्टैगर्ड पड़ेगा, और जो पीक इम्पैक्ट है पॉलिसी हाइक का वो आपको 2023-24 में दिखाई देगा। अभी तक हमें फील नहीं हुआ, क्योंकि हाउसिंग लोन रेट, ऑटो लोन रेट, ये सब, हाउसिंग लोन खासकर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। उसका असर अवश्य आपको दिखाई देगा। तो पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप इकोनॉमी को थोड़ा धीमा कीजिए, और उसके बाद में आपको इन्फ्लेशन पे असर दिखाई देगा। तो आई थिंक ये वो देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका कुछ असर इकोनॉमी पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी भी उनकी ग्रोथ फोरकास्ट हमारी ग्रोथ फोरकास्ट से करीब 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। तो मिक्स सिग्नल्स हैं अभी इकोनॉमी से एक तरह से, और कुछ सेगमेंट्स में रोबस्टनेस है, कुछ में थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रही है। तो इन सब चीजों को लेते हुए उन्होंने एक तरह से मिडिल पाथ सा चूज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको थोड़ा सा हम भाग रहे थे, अभी रेट बढ़ा रहे थे, अब थोड़ा सा धीमे चल के जरा देखते हैं कि क्या आगे है। उस हिसाब से जो सिचुएशन हमें, जैसी डेटा ड्रिवन सिचुएशन जिस तरफ हमें ले जाएगी, हम उसी तरफ जाएंगे। ओके बख्शी सर, आपने इस पॉलिसी में कैसे लिया और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या ये एक एक्सपेरिमेंट है या इसके पीछे कोई सोच भी है जो ये फैसला लिया गया है? नहीं, सोच और एक्सपेरिमेंट दोनों एक ही चीज का हिस्सा है। देखिए, आपने खुद ही कहा, और ये फैक्ट है कि लैग के साथ में मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है। तो वो और आया भी है, जैसे कि आज ये देखा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो अभी तक परिवर्तन 290 आप कह लें या 250 बेसिस पॉइंट, जिस तरह से भी आप देखें, उसमें जो वृद्धि की गई है उसका प्रभाव बाजार पर जरूर आया है। आज हमारा जो पॉजिटिव रियल रेट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जहां हमने शुरू किया था, तो आ रहा है प्रभाव। और आज देखिए, बहुत सेंट्रल बैंक्स, अक्सर ये होता है, अमेरिका में भी ये हुआ, और अमेरिका में अभी भी ये फील किया जा रहा है कि फेड, देखिए एसवीबी क्राइसिस के बाद उनका कुछ लहजा नरम नजर आ रहा है, अदरवाइज उनका लहजा बहुत स्ट्रांग था और वो बहुत बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो एक ये फील होता है कभी कभी कि सेंट्रल बैंक जब बढ़ाने लगता है तो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। इफेक्ट लैग से आता है, और ज्यादा, उससे भी ज्यादा आगे निकल के जब वो वृद्धि कर देते हैं दरों में, तो उसके दुष्प्रभाव भी फिर लैग के साथ आना शुरू हो जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई ने बहुत समझदारी का काम किया कि यहाँ पर रुक के देखा जाए, और खास तौर पे कुछ चीजें हैं कि जो अगले साल की आरबीआई की, मार्च से ही शुरू होके अगले साल की जो आरबीआई की इन्फ्लेशन की रीडिंग्स हैं वो काफी कम है। पूरे साल के लिए उनका एक जो मानना है कि 5.2% ही इन्फ्लेशन रहेगा। तो अगर आज 6.5% रेपो रेट है तो हमारा पॉजिटिव रियल रिटर्न 1.3% हो जाता है, जो कि किसी हिसाब से भी
बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इस वक़्त रुक के देखना ही अच्छा था और ये हम सब जानते हैं कि अधिक रेट होने का भी दुष्प्रभाव प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे पड़ता है, ग्रोथ पे पड़ता है, हाउसिंग और कंज्यूमर की पॉकेट के ऊपर पड़ता है। तो आरबीआई का हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी को जो टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो इन्फ्लेशन कंट्रोल का दिया गया है, लेकिन आरबीआई हमेशा जागरूक रहा है देश के ग्रोथ कंसर्न्स के बारे में और उसके देखते हुए और सभी लोगों की जो कंज्यूमर है उसकी सहूलियत को देखते हुए बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपने कहा था शुरू में सरप्राइज किया, मैं कहता हूँ प्लेजेंटली सरप्राइज किया। प्लेजेंटली सरप्राइज किया, लेकिन आपने ये कहा कि कई बार आरबीआई या सेंट्रल बैंक बहुत तेज आगे निकल जाते हैं और इम्पैक्ट देर से आता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रंट लोडिंग कर लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि ये कोर्स करेक्शन है, बहुत तेजी से आप बढ़े और अब आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ज़्यादा हो गया? क्योंकि अगर आप सीपीआई को कैलकुलेट करें और फेड के मूव को कैलकुलेट करें तब भी 6.5% आपका रेट ज़्यादा है। अगर आप केवल सीपीआई को लेते हैं तब भी आपका 6.5% ज़्यादा है। हर लिहाज से आप ज़्यादा करके बैठे हुए थे, इसलिए आपको लगता था कि कोर्स करेक्शन करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी जनवरी और फरवरी दोनों की जो रीडिंग आई है इन्फ्लेशन की सीपीआई की वो 6.1 और 6.2% आई है, जो कि किसी भी तरह कम नहीं थी। उसके बावजूद आरबीआई ने अगर एक फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन लिया है कि आगे आने वाले पीरियड में उनको इन्फ्लेशन की रीडिंग कम दिखाई दे रही है और इसलिए कहीं वो आगे ना निकल जाएं। देखिए एक और बात जो हम भूल रहे हैं, हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेटेड बैंड है वो 4 से 6% है। अभी हम 4% की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम 6 और 6 से थोड़ा कम आने की बात कर रहे हैं। अगर हमें वास्तव में तो 4 +-2 मतलब 2 से लेके 6% के बीच में हमारा बैंड होना चाहिए। हम तो मिडिल पॉइंट 4% की भी बात अभी नहीं कर रहे हैं। वो करने के लिए आरबीआई को और क्या कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत जैसे देश के लिए 6% इन्फ्लेशन कोई खराब नहीं है, लेकिन वो छोड़िए, आरबीआई 4% का उनका मैंडेट है, 4 से कम रखने का या 4 के आसपास रखने का। तो उस हिसाब से उन्होंने कोई ज्यादा आगे नहीं निकले हैं। अभी हम फरवरी तक तो 6.2 पे थे, आगे आने वाले में कम आएंगे। तो यहाँ पर रुक गए हैं, ये बहुत समझदारी का कदम है। समझदारी का कदम उठाया है। हमारे साथ हिरनदानी सर हैं। सर, इस समझदारी भरे कदम से आप लोगों को फायदा होगा क्या? नीरज जी, हमारी अगली मीटिंग को आपको याद होगा जब भी मैंने कहा था कि ये रोकेंगे नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ही बड़ी नुकसान हो सकता है, और वही हुआ है। जो रिपोर्ट आ गए हैं, नाइट फ्रैंक से आए, जेएलएल से आए, पहली बार 30 साल के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ स्लो है और हायर इनकम और वो है पेस ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे अंदाज से बहुत ही नुकसान हो गया है ये रेट हाइक के कारण। और आज के तारीख में हम देखें ये रुकते नहीं, तो मेरे अंदाज से द रेट हाइक वाज कॉजिंग इन्फ्लेशन मोर देन पॉजिंग इन्फ्लेशन। तो दिस इज समथिंग विच इज एक्सीलेंट, जो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात हुई है। और आई कॉम्प्लीमेंट द आरबीआई गवर्नर्स स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि रेट हाइक को रुका दिया जाए। और आज मैं देखता हूं कि लोग जो उम्मीद करते थे, जिसके ओरिजिनली लोन और ईएमआई भरते थे ऑन द बेसिस ऑफ 6.2% इंटरेस्ट रेट जो बोरिंग करे, आज 8.25 हो गए। तो लगभग 25% उनका ईएमआई बढ़ गया है। 25% जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में है उनको बहुत ही कठिनाई है। जो लोग 25,000 रुपए महीने के जो इंस्टॉलमेंट करते हैं, आज के तारीख में वो लगभग 40,000 तक पहुंच गया। तो मेरे अंदाज से वो इट हैज बिकम अफोर्डेबल हाउसिंग हैज बिकम अनअफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसलिए ये रोकना बहुत ही जरूरत रहा है, और मैं समझता हूं कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ भी इंटरवेंशन करने की जो सपोज नीड भी हो जाए, so that must be done not by fiscal intervention by the governor in terms of rate hike, but by monetary intervention. Not by monetary intervention of the Reserve Bank, but fiscal intervention by the government of India. जैसे वो ऑयल के ऊपर भाव कम कर दिया, या वो जो टैक्सेस उस पर है,
to curb inflation. You cannot continue the rate hike beyond the point because capital investment आपका slow हो जाएगा, growth slow हो जाएगा, और जो आप बोल रहे हैं कि GDP growth जो हम करना चाहते हैं, वापस लेके आना चाहते हैं, वो भी नहीं हो सकता. So overall the loss of interest rate hike और जो suppose बढ़ जाए, तो मेरे अंदाज से RBI should not increase the interest rate, but fiscal intervention by the central government should be more appropriate in निरंजन India. सर, निरंजन सर, हाँ जी. हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंट पॉज है, लेकिन उन्होंने 3 बार ये बात कही कि ये सिर्फ इस पॉलिसी के लिए है. खैर, क्या आपको लगता है कि बैंक अगले 50 दिन में होम लोन कुछ कम कर देंगे क्या? हम किस बात के लिए इसको सेलिब्रेट करते? नहीं, सवाल सुनिए सर. पहले होम लोन वही उसी रेट पर रहेगा, वो जो 25-30% EMI बढ़ गई वो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है? तो रिलैक्सेशन कहाँ मिला, कैसे मिलेगा? लोग डर रहे थे, जी वो लोग डर रहे थे कि और भी बढ़ने वाला है. हाँ, अच्छा, एक मिनट जरा. निरंजन सर का ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ा. सर मैं दोबारा आता हूँ, ऑडियो ठीक कराता हूँ आपका, मैं दोबारा से आता हूँ. ये सवाल में एक मिनट जोशी जी, आपसे ये सवाल मेरा है, ये वाला सवाल है कि क्या रेट कम होंगे, इसको मैं निरंजन से लूँगा. आपसे मेरा सवाल ये है, क्या नेक्स्ट 50 डेज में हम इस बात के लिए मुतमईन हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा? क्या हम इस बात के लिए मुतमईन हैं कि यूएस में फेड रेट काटना शुरू कर देगा, या कम से कम हम ये मान लें कि यहाँ से ये कह देते कि पॉज है, अभी हम 3-4 बार नहीं बढ़ाएंगे, देखते हैं कैसे होगा, 3-4 क्वार्टर देखें ना कम से कम कितना लैग से इम्पैक्ट आता है. लेकिन वो तो उन्होंने कुछ कहा नहीं. और इन्फ्लेशन, आपको लगता है इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है? देखिए, जहां तक यूएस का सवाल है, उनमें वहां चांसेस रेट जो मार्केट है और जो फेड है उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन चल रही है. फेड कह रहा है कि हम 2024 में रेट काटेंगे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि 2023 में ही कटने शुरू हो जाएंगे. तो मोटी मोटी कहानी ये है कि वहां पे जो एग्रेशन था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क बढ़ रहे हैं. तो एक तो ये एक तरह से रिलीफ है, मतलब क्योंकि सेंट्रल बैंक को रिएक्ट करना पड़ता है फेड की अगर एग्रेसिव रेट हाइक हो. और जहां तक डोमेस्टिक इकोनॉमी का सवाल है, तो अभी और अगले 40-50 दिनों में ये आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल में मॉनसून की फोरकास्ट आएगी, फर्स्ट फोरकास्ट, जिसमें एल नीनो के बारे में बताया जाएगा. तो एल नीनो में सिचुएशन थोड़ा क्लियर होगी कि वाकई एल नीनो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एल नीनो का मतलब होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा और उसके साथ साथ महंगाई की दर, फूड इन्फ्लेशन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. तो कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे. उसके अलावा आपको यह भी पता चलेगा कि आप महंगाई की दर को नीचे आने की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो अगले मार्च का डेटा आएगा, अप्रैल का डेटा आएगा, इसमें महंगाई की दर कहाँ जाती है, वो उस एक्सपेक्टेशन पे जा रही है या उसके विपरीत जा रही है. तो ये सब इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को एसेस करने के बाद वो जून में डिसीजन लेंगे मेरे हिसाब से. जी, अबे जी, मार्केट क्यों हैरान हुआ, इसका जवाब मुझे बाद में चाहिए. पहले मुझे ये चाहिए कि ये जो मूव आरबीआई ने लिया है, आप मार्केट के पार्टिसिपेंट लोग कैसे देख रहे थे इसको? जी देखिए, कोई भी सेंट्रल बैंक है, आरबीआई नहीं, उनका मैंडेट 2 है, एक ग्रोथ और इन्फ्लेशन. तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आपका ग्रोथ हाई रहे, इन्फ्लेशन कम रहे, तो आपका जो रियल ग्रोथ है और वो बढ़ रहा है, देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोग अमीर हो रहे हैं, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है. पर पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन पे काफ़ी फोकस रहा है सारे सेंट्रल बैंक्स का कि दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, कमोडिटी प्राइस बूम हो गया कोविड के बाद स्पेशली. तो इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए? अब यूएस जैसी इकॉनमी है, वो ऑलरेडी बड़ी इकॉनमीज हैं, $50 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 30 करोड़ लोग रहते हैं. हमारी प्रॉब्लम अलग है, हम $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमारे यहाँ 120 करोड़ लोग रहते हैं. तो हमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए. हमारा फोकस आरबीआई का इस पे रहेगा कि ग्रोथ हमारा बड़ा रहे और इन्फ्लेशन एक लेवल तक हम टारगेट करेंगे, पर इस लेवल पे नहीं कि ग्रोथ ही गिर जाए. और मुझे लगता है एमपीसी ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया. मैं बधाई देना चाहूँगा उन्हें कि विदाउट कमिंग अंडर प्रेशर एनालिस्ट के या फेड क्या कर रहा है या बाकी बैंक्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि हम रेट वहाँ तक बढ़ाएं जहाँ तक कि ग्रोथ देश का कम ना हो, जीडीपी ग्रोथ हमारा चलता रहे. और एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एज कैपिटल एलोकेटर्स, हमारे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर प्राइवेट सेक्टर की कम है जितनी, उतना प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंसेंटिव है कैपेक्स करने का.
उतना ज़्यादा कंजम्पशन का इंसेंटिव है। अब आपने भी पढ़ा होगा कुछ केसेस अभी ऐसे हुए कि EMI जो है लॉन्ग टर्म बोरोवर्स की, वो उनकी रिटायरमेंट एज के आगे चली गई। तो अब RBI भी ये देख रहा है डेटा कि मतलब आप कहाँ तक इस रेट को ले आए कि आपके बैंक्स के मार्क टू मार्केट लॉसेस इतने हो जाएं कि उनकी नेटवर्थ पे इम्पैक्ट होने लगे, जैसे SVB पे हुआ। तो हम वहाँ तक ना जाएं कि लोग घर खरीदना बंद कर दें, लोन लेना बंद कर दें, डिफॉल्ट्स होने लगे। वो बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी बात अभी हम नहीं करते क्योंकि NPAs वगैरह नहीं है, तो उतने ही रहें। तो RBI ने बड़ा सेंसिबल डिसीजन लिया है ये कि आप रुक जाइए, एक बार देख लीजिए। और ये नहीं कहा उन्होंने कि ये रिवर्सल है, वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम देखेंगे अगर वापस, अभी भी बहुत बड़ा बफर है नीरज जी, 6.5% का जो रेपो रेट है और जो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन है 5.5, उसके आगे मैं पकड़ूं तो 100 बेसिस पॉइंट का बफर है RBI के पास, वो काफ़ी है। तो अब उस बफर को लेके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने देखना और फिर असेस करके सर्टेनिटी थोड़ा देख के फिर करना। मार्केट को कॉन्फिडेंस हो गया है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सख्ते में है। क्यों यही मेरा सवाल है, हैरान क्यों? तो सेलिब्रेशन होना चाहिए आज। नहीं, सेलिब्रेशन है पर म्यूटेड सेलिब्रेशन इसलिए है क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि RBI बढ़ाएगा, फिर एक RBI ने नहीं बढ़ाया तो एक डर ये लगा लोगों को, सेकंड रिएक्शन की RBI ने शायद इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो ग्रोथ के बारे में चिंतित हैं या बैंक्स की बैलेंस शीट के बारे में चिंतित है। मुझे नहीं लगता कि अगले 3 दिन के बाद ये कंसर्न रहेगा। फ्रैंकली आज 3 दिन की छुट्टी है तो लोगों का ये असेसमेंट है कि 3 दिन एनालिसिस कर लें इसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली। तो मंडे को जो आपको रिएक्शन है असली, वो मंडे को देखने को मिलेगा। आज समय नहीं था लोगों के पास कि इतना फास्ट अपना पोजीशन, प्लस अगले 3 दिन में यूएस में पता नहीं क्या हो जाए, अगले 3 दिन में यूएस में। तो आई थिंक ये जो डीकपलिंग की है MPC ने, ये बहुत, मैं उनको सच में दोबारा बधाई देना पाऊंगा कि बिना किसी प्रेशर में आए, सिर्फ हमारे देश की स्थिति को देख के उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ग्रोथ भी चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है, इन्फ्लेशन पे नज़र रखेंगे पर इतना रेट नहीं बढ़ाते जाएंगे कि ग्रोथ ही गिर जाए, क्योंकि वो एक बार कम हो गया तो उसको वापस ऊपर लाना बड़ा मुश्किल काम है। करेक्ट। और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, फ्रैंकली आप देखिए बैंक्स का जो डेटा है, क्रेडिट ऑफटेक उसके बावजूद भी 17% है, 18%। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा कि 10 साल में सबसे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल हुई। यस। तो उस क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी उनको चाहिए कि वो बनी रहे, उसको बचा के रखें उसको, और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी उसके साथ में चलती रहे। अब एक बड़ा जो चेंज हुआ है जिसकी वजह से बैंक्स को फायदा होगा कि कासा जो है, जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में जा रहा था, अब वो वापस बैंक डिपॉजिट में आने लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसको लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स था वो निकाल दिया उसका। तो अब वो भी आएगा, तो उससे क्या है, बैंक्स का जो कैपिटल कॉस्ट है वो वैसे ही कम होने वाला है। तो उनके पास अब ये एबिलिटी होगी और RBI इंसिस्ट करेगा कि अगले 2 या 3 महीने में वो अपने इंटरेस्ट रेट्स भी कम करें। क्योंकि अगर आपके पास जो म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग वापस आके बैंक में करते नहीं। अब करना चाहिए। अब मेरे जब रेट, जी बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है, कटता तो नहीं करते, बढ़ता तो तुरंत बढ़ा देते, अगले दिन अल्को मीटिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी वो। और इसीलिए जो आपने सुना आज भी एक फोकस था कि जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह से हो रहा है, कि अगर पॉज लिया है तो बैंक्स अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रहा है तो आप अपना फिक्स मार्जिन लेके आप बिजनेस करिए ना, आप क्यों मार्जिन बढ़ा रहे हैं अपना। अब आज कहेंगे मंथ एंड में हमारी अल्को मीटिंग होती है, तब तक देखेंगे 30 दिन तो ऐसे निकाल देंगे, उसके बाद 20 दिन बाद पॉलिसी इंतजार करेंगे। निरंजन सर, आप जुड़ के अपनी बात कंप्लीट करिए। जो मेरा सवाल था कि ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है, तो फिर इतना मतलब क्यों इसको उस तरह से देखा जा रहा है? बदलाव क्या होने वाला है? नीरज जी, एक सिचुएशन जो है वो हकीकत ये रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को दिक्कत हो रही है विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात रही। पहले 30 साल का मेरा अनुभव ऐसे नहीं रहा जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ और दूसरे जो हायर ग्रोथ है वो ज्यादा रहा है, ऐसे कभी नहीं मैं देखा। ये पहली बार रहा। दूसरी बात है जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा वो सही है कि एक्चुअली लेंडिंग ऑफ बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रियल एस्टेट में तो बढ़ गया है, 15% बढ़ गया है, तो उनकी बात भी सही है। लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि ये सब हायर मिडिल इनकम, हायर इनकम के यहाँ ही बढ़ गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में
नहीं बढ़ा है, तो ये बहुत नाजुक बात हो गई कि जो मार्जिन पर हैं लोग, जो घर खरीदना चाहते हैं, अफोर्डेबल घर खरीदना चाहते हैं, वो हिचकिचा रहे हैं कि हम कैसे पैसे लें, बैंकों के पास से, HFI से लें। वो इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द होल इकोनॉमी। और रियल एस्टेट की बढ़ोतरी आप खाली मिडिल और हायर इनकम से नहीं चला सकते। जो रियल ग्रोथ है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में करने की जरूरत है। और आई थिंक वी हैव टू वर्क इन सम वे, RBI की इंटरवेंशन की जरूरत है कि जो EMI अब बढ़ गई है उसको कैसे एवरेज किया जाए, कि एटलीस्ट फॉर दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट वो EMI को कैसे कर दें और एक डिफरेंशियल ग्रोथ रेट कर दें, और फिर बाद में जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे उनको ये फायदा हो। So I think as far as I am concerned in real estate, the further increase in interest rate is contra to housing. हमारे जो housing का, it is a capital intensive industry और debt intensive industry, और हमारा जो जितना भी आप interest ब्याज बढ़ रहा है उसके कारण it is causing inflation. It is not reducing inflation. हमारे cost of inputs of steel, cement, लेबर, सब मटेरियल बढ़ गए। ऑन टॉप ऑफ इट GST मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एनी थॉट प्रोसेस ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू द इकोनॉमी, आइदर टू कर्ब इन्फ्लेशन और टू इट विल इन फैक्ट प्रिवेंट ग्रोथ एंड इन फैक्ट मे ऐड टू इन्फ्लेशन। सो आई एम नॉट इन अग्रीमेंट। ये जो हथियार है, मॉनेटरी हथियार है, इट इज अ डबल एजेड वेपन। After some time, if you continue to increase interest rate, there is going to be intuitive into the market, and this is not being realized by many people. Last time भी जब भी ब्याज बढ़ाया था, तो if you see the voting in MPC, it was 4:2. अब तो इस समय तो holding it has been unanimous. But अगली बार जो बढ़ गया था वो भी I was not comfortable with the increase, but it was voting by 4:2 in the MPC. So I think एक realization जरूर आ गया है कि only using the monetary tool by the RBI is not good enough, and we now need fiscal intervention by the central government and not further intervention by RBI. ये दोनों हथियारों को डिस्कस करना है। Both institutions need to talk to each other to control the inflationary measure and not only use interest rate hike for the purposes of controlling this inflationary tendency. Otherwise, your growth will be mitigated. बख्शी सर, जो बात निरंजन सर कह रहे हैं कि अब नहीं बढ़ाना चाहिए और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, और ये बात उन्होंने पिछली बार भी हम लोगों की चर्चा में कही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रहे हैं तो उससे फिर इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, और हुआ भी नहीं। कहाँ कम हुआ? इतना ज़्यादा आपने 290 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, नहीं हुआ। एक तो मुझे ये बताइए कि क्या उनके एक्शन और स्टेटमेंट में सिंक है क्या, पहला। दूसरा, क्या एक और सरप्राइज अगली पॉलिसी में हम देख सकते हैं, ऐसा ही कट भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो इस बार का तो ये नहीं कह सकते हम कि RBI ने कोई गलत कदम उठाया और रेट बढ़ा दिया। इस बार तो उन्होंने पॉज किया, एकदम कट करने की कोई उम्मीद, इनफैक्ट मार्केट में 93% लोग ये कह रहे थे कि रेट बढ़ेगा। RBI ने उसको पॉज किया, यूनानिमसली पॉज किया, और अगले अपना दरवाजा खुला रखा है। कोई भी RBI ये इस पे भी लोगों को वो डाउट था कि भाई आप ये पिवट है क्या, आगे आप कट करेंगे या ये पॉज लॉन्ग पॉज होगा। हालांकि ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ये उम्मीद है कि ये पॉज लॉन्ग पॉज होगा। क्यों? क्योंकि आज अगर इन्फ्लेशन 6.2 है और RBI ने रेट नहीं बढ़ाया, तो कल को इन्फ्लेशन रेट जब 5.2 या 5.5 होगा तो RBI किस बिना पर, किस वजह से रेट बढ़ाएगी? एक RBI ने अपने पास ये हथियार रखा है, वो हथियार हमेशा RBI के पास रहता है, लेकिन एकदम यू टर्न ना दिखाई दे, इसके लिए RBI ने कहा कि अभी हम एक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं कि ये रेट एंड साइकिल है या नहीं है। हम बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ हम फैसला ले सकते हैं, कट करने की तो अभी बात नहीं है। ये उम्मीद की जाती है कम से कम एक साल, अगले एक साल तक रेट इसी पे 6.5% पे रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगले पूरे साल में 5.2 होने की उम्मीद है। RBI ने क्यों अपने पास ये रखा है? कुछ और ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि
अमेरिका में वो बैंक फेल्योर से सडनली आई, या कोई और इंटरनेशनल सिचुएशन है, ओपेक ऑयल से आ जाए, एल नीनो से कोई चीज आ जाए जो कि जितना आरबीआई ने अभी फैक्टर इन किया है उससे ज्यादा हो जाए, या रुपी रेट का जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है उसके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं रेट वगैरह का कोई एक्शन लेना पड़े, तो आरबीआई ने अपने पास वो ऑप्शन ओपन रखा है। लेकिन सबकी उम्मीद ये है कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी जो आरबीआई ने अपने अगले साल के लिए दिखाई है, अगर वो मेंटेन रहेगी तो आरबीआई के पास रेट को बढ़ाने का फर्दर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का जो मिडिल फिगर है वो 4% की है, और अगले साल के लिए भी हम बहुत अच्छा करते करते भी 5.2% की बात कर रहे हैं, तो अभी रेट कट करने की बात शायद अगले एक साल तक ना उठ पाए। 6.5% पे कंफर्टेबल है? कट की तो भूल जाइए, कह रहे बख्शी साहब कट नहीं होगा। नहीं, आई थिंक डेटा पे डिपेंड करेगा। आई थिंक अगले एक क्वार्टर भी 6.5 रहे तो ठीक है, कोई ऐसी मतलब एक क्वार्टर भी रहे मतलब क्या उसके बाद कटे? उसके बाद कटे तो अच्छा ही है, मतलब अगर इन्फ्लेशन आए तो कटेंगे ही, फिर क्यों नहीं काटेंगे। अगर जो टॉलरेंस लेवल है उनका 4 से 6% के बैंड पे है, अगर क्रूड प्राइस फ्रैंकली एक तरह से सरकार का भी थोड़ा तो दोष है कि क्रूड का प्राइस गिरा 100 से 60 पे 70 पे, तो भी कोई पेट्रोल के जो प्राइस हैं पंप लेवल पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसको काट देते तो आपका इन्फ्लेशन तो वैसे ही कम हो जाता। तो ये बड़ा एक दुविधा वाली स्थिति है कि आप सरकार एक तरफ से कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम नहीं होने दे रही है, और दूसरी तरफ से आरबीआई कह रही है कि अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हो तो रेट बढ़ा देंगे। तो अगर इस तरह के जो आर्टिफिशियल जो लेवल्स हैं अगर वो निकाल दें और क्रूड के प्राइसेस, पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो कम हो जाएं वैसे ही, तो आपका इन्फ्लेशन तो वैसे ही कम हो जाएगा। एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर का। और फूड प्राइसेस हैं वो डिपेंड करते हैं अलग चीज़ों पे। तो अगर ये सब मिला के अगर इन्फ्लेशन का लेवल कम आ गया तो क्यों नहीं रेट काटेगा आरबीआई? उसको कोई शौक थोड़ी ना है कि रेट ऊपर ही नहीं, अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो पेंट कर देता हूँ अभी। किसी ने सोचा था कि ओपेक ऐसा एक बाउंसर देगा कि मीटिंग से एक रात पहले गबॉन से लेके सऊदी अरब तक प्रोडक्शन कट करेंगे, अनएक्सपेक्टेड। जैसे आज आरबीआई ने एकदम चौंकाया, वैसे ओपेक ने चौंकाया, एकदम प्रोडक्शन कट और मैसिव कट, 16.5 लाख बैरल पर डे। दूसरा, भारत में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो बनी हुई है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर नहीं हो रही है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा कुछ और कहानी कह रहा है। इसको कैसे एडजस्ट करें? ग्रोथ कहाँ पे हो रही, कैसे कम होगा इन्फ्लेशन? वो तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। नहीं, पर आपको एक ही इंडिया जैसी कंट्री के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम आगे बढ़ सके, वो हमारा जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने के लिए जो अगर हमको कैपेक्स ड्राइव करना है और आप किसी को कहें कि आप प्रोजेक्ट लगाओ बड़ा, पर आपको बैंक से हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो वो क्यों करेगा? फिर उसको इंसेंटिव कुछ देना पड़ेगा कि आप उसको बने। तो आई थिंक एक जो डर बैठा हुआ है डोमेस्टिक कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कमोडिटी, जो खाने पीने की चीज़ें कंज्यूम करते हैं, कपड़े, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो रियल एस्टेट है, एक बड़ा सेक्टर है, पर आप देखिए कोई ग्रोथ नहीं है। 10 साल पहले जो प्राइसेस थे वो अभी भी हैं। आप टेक्सटाइल सेक्टर देख लीजिए, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं है क्योंकि सरकार ने एफटीए साइन नहीं किया है। सरकार ने और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। तो इन सब सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए एक सरकार की भी हेल्प लगी। आरबीआई तो एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो अकेला कितना क्या कर लेगा? वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर देगा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर नीचे कर देगा। पर दूसरी तरफ जो ग्रोथ है, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है, उसमें आरबीआई का मेरे ख्याल से 5% कंट्रीब्यूशन होगा। बाकी तो फिर सरकार के ऊपर है कि आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं आप मैन्युफैक्चरर्स को कि वो कैपेक्स अपना किक ऑफ करें, एक्सपोर्टर्स को क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए क्या पीएलआई के अलावा और क्या दे रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी सोचनी पड़ेंगी कि वो क्या कर रहे हैं। आरबीआई तो उनका एक सपोर्ट एलिमेंट है, एक सपोर्ट ग्रुप है उनका, एक आर्म है उनकी। तो आपकी बात को मैं बहुत आसान शब्दों में रख देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी जॉब की गारंटी दे दी जाए कि अगले 20 साल तक तुम्हारी जॉब पक्की है, तो 15% पे भी होम लोन लेके मकान खरीद लेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर जॉब की गारंटी नहीं है उसको कि कल क्या होगा, तो वो 6% पे भी लोन लेने से डरेगा क्योंकि उसको पता नहीं आगे क्या होने वाला। तो इसलिए मॉनेटरी का एक सर्टेन लेवल के बाद उसका इम्पैक्ट फिर बहुत कारगर नहीं होता है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं जो मैं
जिसको मैं डिकोड कराना चाहता हूँ कि ये नंबर्स कुछ और कहानी कहते हैं, ग्राउंड की कुछ और कहानी है, आरबीआई की कुछ और कहानी है और सरकार की कुछ और कहानी। ये 4 तरह की कहानियाँ मेरे को समझनी है। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम चर्चा कर रहे हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेट स्टेटस को रखने पर। और ये फैसला बाजार को पसंद तो आया, लेकिन उस पर उसने बहुत रिएक्ट नहीं किया। शायद अभी वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने साथ साथ एक लोगों को कॉशियस भी किया है कि आप लोग एकदम फ्री फ्लो ना हो जाइएगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अभी हमने काफ़ी चर्चा की कि इसके मतलब क्या है, इसको कैसे डिकोड किया जाए। जोशी सर, मैं कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ जो मुझे समझना है आपसे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, 1,60,000 करोड़ का सेकंड हाईएस्ट नंबर आया है लेटेस्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई नंबर आ रहा है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, 56.4, मतलब 52-54 से ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा मानते हैं। हालांकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नंबर होता है। सर्विसेज की पीएमआई भी 57.8 पे है। नॉन फूड क्रेडिट 16 से 18% के बीच में है। ऑटो सेल्स ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल को ब्रीच करे, एटलीस्ट 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में भी नहीं है। पैन इंडिया हाउसिंग सेल्स है, भले इसमें निरंजन सर कह रहे हैं दिक्कत आ रही है, लेकिन नंबर्स अभी तक के कम से कम ये शो कर रहे हैं कि हाउसिंग की सेल्स है। एयर ट्रैफिक खूब चल रहा है, खूब भर भर के फ्लाइट्स जा रही हैं, एयरपोर्ट में बिल्कुल मजमा लगा हुआ है लोगों का। होटल की ऑक्यूपेंसी आप देखिए, जो सर्विस सेक्टर का एक बड़ा है, और उसके जरिए बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। और पावर डिमांड पीक कर रही है। आप गर्मी को दोष दीजिए या कुछ दीजिए, लेकिन इस बार रिकॉर्ड नंबर पे गर्मी पड़ रही है और उसका पावर डिमांड भी आ रही है। ये नंबर जोशी जी ये इंडिकेट करते हैं कि इकॉनमी हमारी बढ़िया चल रही है। लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी जब मैं ये देखता हूं कि एफएमसीजी कंपनीज आती हैं तो वो रोते हुए आती हैं, कह रहे भाई हमारी तो सेल्स ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट जीरो है, 0.5% बढ़ रही है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। सरकार कुछ और कह रही है, आरबीआई कुछ और कह रहा है। मुझे ये समझाइए क्या चल रहा है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये जता रहा है कि जो रिकवरी है वो अनइवन है। जब आप, मैं 1 मिनट लूंगा, जब आप कोविड से बाहर निकले थे तो उस समय 2-3 वेव्स आई, तो उस दौरान जो सर्विसेज सेक्टर है वो पिकअप नहीं कर पाया, क्योंकि सर्विसेज सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट इंटेंसिव होता है। उस समय आपने मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप देखा। अब आप देख रहे हैं कि जो सर्विसेज आप जो बात कर रहे हैं वो सर्विसेज में बहुत भयंकर ग्रोथ है। अभी भी इस ग्रोथ के बावजूद भी सर्विसेज में जो कैचअप है वो बहुत स्लो है, आई मीन कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल। अभी इसमें और कैचअप बचा है, तो सर्विसेज की आपको में एग्रेशन आपको दिखाई देगा। तो दूसरा, अगर आप दूसरे लेवल पे इसको देखना चाहते हैं तो आप कोई भी सेक्टर को उठा लीजिए, उसमें आप इफ यू डिवाइड बिटवीन गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय हायर इनकम कैटेगरी वर्सेस दोज कंज्यूम्ड बाय लोअर इनकम कैटेगरी, आप देखेंगे जो मजबूती है वो हायर इनकम कैटेगरी के कंजम्पशन आइटम्स में ज्यादा है। इसमें आपने ऑटो की बात की कि वो लगभग 2018-19-20 के लेवल तक पहुंच चुका है। पर अगर ऑटो में भी आप 2 व्हीलर को कंपेयर करें, 2 व्हीलर में हमारी असेसमेंट ये है कि 2023-24 में भी अगर जो भी ग्रोथ देखी जाएगी, उसके बावजूद भी उसके जो टोटल सेल ऑफ ऑटो है वो 86% होगा ऑफ प्री पैंडेमिक लेवल। उसमें कैचअप नहीं है। तो ऑटो कौन कंज्यूम करता है? 2 व्हीलर्स के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि कई चीजें हुई, कई रेगुलेटरी चेंजेस है, पर उसके बावजूद भी लोगों में उतनी क्षमता नहीं है कि वो जो 2 व्हीलर खरीदने वाले जो लोग थे उनमें उनकी इनकम पे ज्यादा असर पड़ा है। अब कंपनियों में देखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतनी नहीं है। तो एक तरह से अनइवननेस है। तो आप जिस हिस्से को देखेंगे आपको वैसा ही दिखाई देगा। तो ये एक तरह से रिकवरी बहुत अनइवन है। अभी सर्विसेज लेड ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का रोल थोड़ा कम है और कम ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबल आप ये मत भूलिए कि यूएस और यूरोप में स्लो डाउन आएगा। इतना ज्यादा रेट बढ़ाए गए, उसका असर बिल्कुल वो शैलो रिसेशन उनमें अवश्य आने वाला है। तो अगर वहां स्लो डाउन आता है, हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट्स उन कंट्रीज को है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में धीमापन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और आएगा, तो उसका असर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर्विसेज सेक्टर जो है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं, तो सर्विसेज सेक्टर को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एक अनइवननेस सी बनी हुई है और इसमें अभी एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अभी नहीं है। अच्छा, इसको निरंजन सर एक और तरीके से समझते हैं। जोशी जी ने बड़े बढ़िया से एक्सप्लेन किया है।
जैसे रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा था, लेटेस्ट नंबर ये कहते हैं कि भाई अभी तो बिक्री ठीक ठाक चल रही है। मतलब बेंगलोर के मार्केट की मैं पढ़ रहा था, बंगलुरु, माफ़ कीजिएगा अगर बेंगलोर से बुरा लगे किसी को, तो कि वहाँ रेंटल यील्ड डबल हो गई है। इतना ज़्यादा डिमांड है, लोग किराए पे मकान बहुत ढूंढ रहे हैं। मुंबई में देखिए, दिल्ली में देखिए, प्राइस हाइक हो रहा है। तो जो इन सेक्टर्स को कैटर करते हैं लोग, जैसे होटल को, एयरलाइंस को, उसमें काम करने वाले सारे लोग थोड़ी कार खरीदते हैं, उसमें बाइक वाले लोग भी हैं। होटल में बहुत सारे लोग सब्जियां पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोग वेटर का काम करते हैं, बहुत सारे लोग सर्विसेज देते हैं वहाँ पे। तो उनके पास तो पैसा जा रहा है ना, उनको नौकरियां मिल रही हैं। अगर इतनी बम्पर बुकिंग चल रही सब जगह, तो वो स्पिल ओवर क्यों नहीं हो रहा है इकॉनमी में? फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है? या नंबर कैप्चर नहीं हो रहे, हम लोग गलत कहीं? दुकानों में जाइए, भीड़ लगी हुई है एकदम, ऑनलाइन सेल्स जबरदस्त हो रही है। ये क्या है? ये कैसे समझ नहीं पा रहे हम लोग? नीरज जी, देयर इज नो डाउट एक रिबाउंड तो आ ही गया है। आप देखिए, विश्व में हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% है, लेकिन हमारे पर कैपिटा जो इनकम है हमारे पॉपुलेशन की, वो बांग्लादेश से भी कम है। सो बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम इज मोर देन इंडिया। तो हमें तो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ करने की आवश्यकता है। आप दूसरे देशों से कंपैरिजन करेंगे, जो चाइना और अमेरिका और यूके जिसके जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है, वो बराबर नहीं है। हमें तो 5 साल के अंदर उनको ओवरटेक करना है, उनसे आगे जाना है। हमारे लोगों को ज्यादा पर कैपिटा इनकम देनी है। तो इसलिए हम संतुष्ट हो जाएंगे कि वॉट एवर जीडीपी ग्रोथ इज देयर, इट इज ओके, इट इज नॉट ओके। हमें मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना है, हमारे कैपिटल इंटेंसिव जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है वो जरूरत है। आप उनको नेगेटिव दिखाएंगे, ब्याज बढ़ा देंगे, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो हमारी ग्रोथ स्टोरी कहां से आएगी? हमें ज्यादा होटल रूम करना है। आप दुबई में देखें तो एवरी डे 1 न्यू होटल इज कमिंग अप, नॉट 1 रूम, 1 होटल इज कमिंग अप एवरी डे। वहां ग्रोथ है। आज एक दुबई जैसे शहर में देयर इज मोर टूरिस्ट इन 1 एयरपोर्ट ऑफ दुबई देन द होल ऑफ इंडिया in terms of forest tourism। तो ये ग्रोथ हमारे बहुत आगे जाना है। If you want prosperity of India, then if you don't have GDP growth which is absolutely double digit, हम कहाँ भी नहीं पहुंच सकेंगे। ये 6% से हमें satisfaction नहीं रहना है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट और ब्याज बढ़ाते जाएंगे, यू आर पुटिंग अ स्लो नेगेटिव टू ऑल। ये जो बढ़ोतरी ग्रोथ आप एयरपोर्ट पर देखते हैं, होटल में देखते हैं, दिस इज अ रिबाउंड ऑफ पीपल ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। इससे सेटिस्फैक्शन नहीं होना है। पर हमें बताइए, नए होटल्स कितने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। आई मीन, लुक एट द कंपैरिजन बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप थाईलैंड में जाएंगे तो उधर 10 नए होटल बन रहे हैं, वहां रिसेशन है फिर भी वहां बन रहे। दुबई में देखिए कितने होटल बन रहे। तो आपको कंपटीशन में नहीं जाना है, हमें हमारे देश के, हमारे लोगों की प्रगति करना है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। हमारे रोड और नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं वो हम बढ़ा रहे हैं। 35 किलोमीटर पर डे गडकरी साहब का तेजी से काम चल रहा है, लेकिन एवरी सेक्टर नीड्स टू ग्रो। हमारे हाउसिंग को आप स्लो डाउन कर देंगे तो 269 इंडस्ट्रीज विल बी अफेक्टेड। हमारी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट। सेकंड, वी आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, नॉट आईटी एंड अदर थिंग। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है। जब तक आप ये सेक्टर को आप बढ़ोतरी नहीं देंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो द कंट्री। हम पाकिस्तान से आगे क्यों है, श्रीलंका से आगे क्यों है? क्योंकि वी हैव द एक्सपेक्टेशन दैट ऑल दीज सेंटर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो। आप समझते हैं कि हम स्लो डाउन करके, जीडीपी स्लो करके, इन्फ्लेशन को कंटेन करके हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। एंड IT is not the only sector, service is not the only sector. हमारे बाकी के सेक्टर्स को भी बढ़ोतरी देने की आवश्यकता है। And you have to incentivize manufacturing in order to do it. हम बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चर बढ़ रहे हैं, but the growth of manufacture has to increase much more if you want to be a China plus for the rest of the world. Yes, it is increasing, but is it enough for country's prosperity? Answer is not enough. इसलिए मुझे डर है और भय है कि हम ब्याज बढ़ाते जाएंगे तो और भी ये सेटबैक हो सकता है। एंड वी कैन नॉट अफोर्ड। हम आगे जा रहे हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकेंगे। बख्शी सर, अब इस डिबेट को हम लोग क्या सरकार के पाले में ले जाएं क्या, कि बॉल उनके कोर्ट में है कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उधर से होनी है,
आरबीआई क्या करेगा? जैसे जैसे निरंजन सर कह रहे हैं कि बढ़ा के रेट आपने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ के फिर अब हम क्यों पैसे लगे, हम क्यों कैपेक्स करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो नहीं रही है, एकदम ये फैक्ट है, नंबर्स दिखा रहे हैं हम लोगों के। तो ये कैसे मतलब सुलझे कि कैसे गुत्थी सर, जो पक्षी सर? देखिए, इसका कोई एक लाइन का जवाब तो नहीं है, लेकिन ये बात जो हीरानंदानी जी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बहुत है और उसमें आप ब्याज की दरें कम रख के आप सोचेंगे कि ग्रोथ हो जाए, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत खराब हो सकता है इकोनॉमी के लिए, किसी को फायदा नहीं होगा उसके अंदर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। अब यूएस में फेड इतना रेट बढ़ा रहा है, यूरोप में वो रेट बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? ज्यादातर सब कंट्रियों ने, कनाडा ने बढ़ाया, ब्रिटेन ने बढ़ाया, सबने बढ़ाया, तो वो जरूरी है। जहां तक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है और चाइना +1 का पूरा लाभ लेने की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पर उनका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खाली एक्चुअल होना चाहिए। और अब पीएलआई गवर्नमेंट ने लाया, तमाम सेक्टर्स में लाया, और पीएलआई के चलते काफी इन्वेस्टमेंट भी हुआ, और उसका जो एक एंगल था वो यही था कि प्रोडक्शन लिंक्ड, यानी आप और इन्वेस्टमेंट करें और ज्यादा प्रोडक्शन करें तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये नहीं कि पुरानी कैपेसिटी पे आप इंसेंटिव लेंगे। तो वो एक कदम उठाया। चाइना से जो फैक्ट्रियां रीलोकेट हो रही हैं वो वियतनाम में ज्यादा रीलोकेट हो गए, क्योंकि वियतनाम शायद बहुत जल्दी डिसीजन ले पाया, बहुत ज्यादा फैसिलिटी दे पाया। तो वो गवर्नमेंट लेवल पर ये सेक्टर बाय सेक्टर एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ किस वजह से ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ है। अब एप्पल का अगर आप देखिए तो बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी रीलोकेट हुई है इंडिया में, और इसी तरह से कुछ और सेक्टर्स में भी हो रही है। लेकिन जितना हमारा साइज है, जितनी हमारी बड़ी मार्केट है, जितना हमारा बड़ा पोटेंशियल है, जितनी हम बड़ी कंज्यूमर मार्केट प्रोवाइड करते हैं, उसके मुकाबले एक छोटा सा देश वियतनाम हमसे ज्यादा अट्रैक्ट करके ले जाता है। तो ये पॉलिसी लेवल पे सेक्टर दर सेक्टर एनालाइज करने की जरूरत है। खाली ब्याज दरों से अगर आज किसी इंडस्ट्री को ये नजर आता है कि उसके पास मार्केट की डिमांड है और उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल अवेलेबल है, तो ब्याज का दर जो है उसके लिए केवल एक छोटा एलिमेंट है, वो फाइनल एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी इंडस्ट्री नहीं बढ़ाएगा। और जहां तक और उसी के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और जरूरी है, क्योंकि जैसे जोशी जी ने कहा अनइवन रिकवरी है। तो जो गरीब तबका है, मिडिल से लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास इन्फ्लेशन का दुष्प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और इसके लिए उनको अपने खर्चे, उनकी ग्रोसरी और घर के खर्चों में ही सारा पैसा उनका लग जाता है। तो वो ना तो अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद पा रहे हैं, ना वो और कोई डिस्क्रिशनरी आइटम खरीद पा रहे हैं। तो उनके लिए इन्फ्लेशन जो है ये सबसे खराब टैक्स माना जाता है, जो कि सबको इफेक्ट करता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होता है। तो इन्फ्लेशन को ठीक करना, तो के शेप रिकवरी या अनइवन रिकवरी जिसको हम कहते हैं, वो भी उससे ही ठीक होगी अगर हमारा इन्फ्लेशन अल्टीमेटली कम होता है। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिव सेक्टर्स बढ़ाने की जरूरत है। हीरानंदानी का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि रियल एस्टेट सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक सेक्टर है, और सरकार को उसके लिए सेक्टर दर सेक्टर ये करना चाहिए कि चाइना से किस तरह जो रीलोकेट हो रही है इंडस्ट्री, उनको हम अपने यहाँ ला पाए। इस प्रकार हम अपनी कंट्री को एक एक्सपोर्ट का बेस बनाए। कुछ बहुत अच्छे हमारे मंत्री हैं जो इसके बारे में बहुत पॉजिटिव और बहुत ही सुलझे तरीके से सोच रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कोई बिल्कुल शक करने की गुंजाइश नहीं कि पीएलआई के बाद में और एप्पल के यहाँ आने के बाद में और इसी तरह के और भी कदम उठाए जाएंगे। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री और कई मंत्री और टोटल सरकार जागरूक है इस बारे में, होगा जरूर भी आएगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना लेकिन उसके लिए पूरी तरह से जरूरी है, जिससे गरीब तबके को जो इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है, जो अनइवन टैक्स वो बियर कर रहे हैं, उसका भार उन पे कम है। अच्छा, जो निरंजन जी ने कहा और जो बख्शी जी कह रहे हैं, मैं इसको और अब आसान भाषा में समझाता हूँ, मैंने काम ही डिकोड करना है। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी कैंटार की, वो उसने ये समझाया कि हमारी जो एफएमसीजी की ग्रोथ है वो 0.54% रही है लास्ट 2-3 महीने में। वो भी इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो सब लोगों ने कंज्यूम किया, इसलिए थोड़ी ग्रोथ आपको दिख रही है। यानी हमें एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। अगर आप
एक नॉर्मल ग्रोथ से चल रहे हैं तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही है, तो वो तो उसी में बढ़ जा रहा है। आप कमाओ और बांटो, कमाओ और बांटो, उसको एक पुश देने की जरूरत है। इसलिए निरंजन जी भी वही बात कर रहे हैं, बख्शी जी भी वही बात की, थोड़ा सा एक बूस्ट की जरूरत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अमेरिका ने एक मॉडल अपनाया जब कोविड आया, उसने फ्री में बहुत पैसे बांटे लोगों को, डोल दिए, हर हफ्ते पैसे देते थे, सिस्टम में इतनी लिक्विडिटी झोंक दी वहां पे कि इन्फ्लेशन वहां पे 10% तक चला गया। अब उनकी समस्या नौकरियां घटाने की, इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए वो बेरोजगार करना चाहते हैं लोगों को। स्टिल वहां पे 1.65 जॉब एवरीबॉडी के लिए है, 4 तक पहुंच गया था, वहां से काट के यहां तक लेके आए। और उनको लगता है कि जब एक 1:1 आ जाएगा तो मेरे को कंट्रोल हो जाएगा। तो एक मॉडल ये है। एक मॉडल ये है कि नहीं साहब, हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे किसी भी हालत में, भले ही लोग बेरोजगार बने रहें। कौन सा मॉडल सही है? देखिए नीरज जी, हमारी बात भी हुई इसके पहले भी कि अमेरिका का जो मॉडल है, प्रॉब्लम है वो हमारे से बहुत अलग है। वो देश ऐसा है जो पर कैपिटा जीडीपी हमसे 60-65 टाइम ज़्यादा अमीर है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी दवाई अलग है। क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूं मैं हिरनदानी जी की तरफ से डेविल्स एडवोकेट बन जाता हूं कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम रेट काट के 4% पे ले आए, ठीक है, 6.5 का 4, इन्फ्लेशन शूटअप होके 8% तक जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे मकान बनेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, सिस्टम बनेगा, रोजगार मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। तो रोजगार मिल के उसको कंट्रोल करना ज्यादा इजी है कि बेरोजगार रख के उसको कंट्रोल करना ज्यादा इजी है? तो आई थिंक आरबीआई का जो आज की पोजीशन है बहुत क्लियर है। वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसी से वही तो एमपीसी कहने की कोशिश कर रही है कि हम बेरोजगारी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि बेरोजगारी, अमेरिका का मॉडल है कि बेरोजगारी बढ़ाओ तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। वो भी मॉडल, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लेशन एक ऐसी दवाई है जो आपने इंटरेस्ट रेट हाइक ऐसी रेट दवाई आपने लगा दी और दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन गिरना, वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सप्लाई साइड पे भी चैलेंजेस हैं। अगर आपकी सप्लाई नहीं आ रही है, जैसे निरंजन जी ने कहा होटल रूम की बात करें, क्यों होटल रूम के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में 1,60,000 होटल रूम है, चाइना में 40 लाख हैं। तो आप क्या कंपैरिजन करेंगे? मतलब 40 लाख के सामने हमारे यहाँ 1,60,000 है, तो कम है, तो इसीलिए तो लोग भीड़ लगा के और पैसे, अगर हम उसको बढ़ा के 2.5 लाख कर दें तो रेट कम हो जाएंगे। तो 2.5 लाख करने के लिए पैसे चाहिए ना? तो पैसे इसलिए नहीं कोई लगाना चाह रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने कि उसके प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में फिट नहीं हो रहा है। वो उसमें हिम्मत नहीं है कि इतने रेट पे मैं ले लूं। पर अगर आप रेट कम कर, अगर यहाँ से दिल्ली जाने का टिकट, एयर टिकट 3,000 रुपए को हो तो मैं हर हफ्ते जा सकता हूँ, 2 दिन की मेरी छुट्टी होती है, मैं जाके घूम के लौट आऊँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि 10,000 का टिकट मिले तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इससे मेरा नुकसान से ज्यादा एयरलाइंस का नुकसान है। तो एयरपोर्ट बनाएं, बढ़ाएं, ज़्यादा एयरलाइन आए, फ्लाइट्स बढ़ें, तो उसका एक सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्ट आएगा ना, इन्फ्लेशन कम होगा। पर उसके पहले आपको उस सप्लाई को जो लाना चाहता है उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम आपको आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर रहे हैं। तो उस रास्ते पे चलना ज़्यादा ज़रूरी है हमें इंडिया में, रादर देन लुकिंग कि यूएस क्या कर रहा है और या फिर ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है या फिर ईसीबी क्या कर रहा है। उससे हमारा फ्रैंकली कोई लेना देना नहीं। अभी जो हम 290 बेसिस पॉइंट यानी 2.9% तक बढ़ा के लाए, तो यूएस के दबाव में लाए हैं क्या? हाँ, नहीं, यूएस के दबाव में नहीं लाए, पर एक वो है कि भाई ग्लोबल इन्फ्लेशन है, हर तरह का इन्फ्लेशन प्रेशर चल रहा है। मुझे लगता है कोई दबाव है। मुझे लगता है कि हमारी जो एमपीसी है बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड है, लोकल इश्यूज को देख के चलते हैं, सेंसिबल डिसीजन लेते हैं। अभी तक जितने भी उन्होंने लिए, मैं कहूँगा बहुत सेंसिबल डिसीजन है। पर मैं चाहूँगा एज अ प्राइवेट पार्टिसिपेंट इन इंडिया जीडीपी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़े नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो प्राइवेट कैपेक्स फॉर्मेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार कितना कैपेक्स करेगी? आप सीमेंट की सेल देख लीजिए, आप सीमेंट कंपनी से बात करिए, वो कहते हैं हमारा सारा जो सेल है वो सरकार को हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कोई कैपेक्स ही नहीं कर रहा है। तो कैपेक्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको देना पड़ेगा वो कॉन्फिडेंस फाउंडर्स। तो ये एक बहुत ही मतलब चिरंतन बहस है, ये हमेशा चलती रहती है कि कहाँ से किस सिरे को पकड़ा जाए जो इस पूरे चक्र को ठीक करे। और इसी बहस के बीच में शायद कहीं एक रास्ता निकलेगा जो एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, जो शायद आरबीआई करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि इस मूव का मतलब क्या है और आने वाली पॉलिसीज़ में इस मूव को कैसे देखा जाएगा और बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।